हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन टाइम। आज मैं इस वीडियो में सीबीएसई पैटर्न ऑफ पैराग्राफ राइटिंग बताने वाला हूँ। पैराग्राफ कैसे लिखा जाता है, क्या है वो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो पैराग्राफ लिखते वक्त हम लोग को ध्यान में रखना चाहिए, और पैराग्राफ कैसे लिखना है उसके आपको 2-3 एग्जांपल्स में बता दूंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सब्सक्राइब एजुकेशन टाइम फॉर मोर वीडियोस। तो ये पैराग्राफ राइटिंग स्टार्ट हो रही है, आप देख सकते हैं। पैराग्राफ राइटिंग का डेफिनेशन ऊपर में ही दिया हुआ है। अ पैराग्राफ इज अ ग्रुप ऑफ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस अ कॉमन बिलीव और आइडिया। तो पैराग्राफ जनरली बताया जा रहा है कि ग्रुप ऑफ सेंटेंसेस है जो एक कॉमन आइडिया के ऊपर रहता है। तो अब कुछ एलिमेंट्स है यहाँ पे लिस्ट दिया हुआ है और नीचे कुछ टिप्स भी हैं, तो उसे हम लोग पढ़ते हैं, फिर एग्जाम्पल की ओर बढ़ा जाएगा। ओके, तो एलिमेंट 1 जो है वो यूनिटी है। यूनिटी इन अ पैराग्राफ बिगिंस विद द टॉपिक सेंटेंस. The topic sentence expresses the controlling idea of the paragraph. In order to write a good topic sentence, think about theme and all the points you want to make. तो यूनिटी बताया जा रहा है कि कोई भी अगर हम लोग पैराग्राफ लिख रहे हैं तो सबसे पहले जो है हम लोग का जो फर्स्ट लाइन होना चाहिए वो पैराग्राफ के टॉपिक सेंटेंस के ऊपर ही होना चाहिए। मतलब जो आपका पैराग्राफ का टॉपिक है उसी के ऊपर फर्स्ट सेंटेंस होना चाहिए। जो टॉपिक है वो आपका आइडिया, मतलब आपके फर्स्ट लाइन में ही आप बता सकते हैं रीडर को कि आपका पैराग्राफ किसके ऊपर लिखा गया है। और पॉइंट्स को जो है वो यूनाइट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो आप एग्जांपल्स जितने ज्यादा देखेंगे पैराग्राफ्स के, वैसे वैसे आपको समझ में आएगा कि पैराग्राफ्स जैसे लिखना है। ऑर्डर है, अब ऑर्डर में क्या है कि आप ऑर्डर ऑफ इंपॉर्टेंस, मतलब अगर हम किसी आइडिया के ऊपर लिख रहे हैं तो सबसे पहले क्या बताना चाहिए, उसके बाद उसके बारे में डिटेल्स बताना चाहिए, फिर कंक्लूजन बताना चाहिए। तो पॉइंट्स का जो ऑर्डर है वो भी इंपॉर्टेंट होता है पैराग्राफ राइटिंग में। नेक्स्ट जो है कोहेरेंस। कोहेरेंस मतलब होता है लॉजिक। आप जो पॉइंट्स लिखेंगे वो अगर बिना लॉजिक के होगा तो पैराग्राफ आपका अच्छा नहीं लगेगा। जैसे आपने पहले कुछ बताया फिर आप उसे चेंज कर दे रहे हैं, उसके बारे में डिटेल्स बाद में ऐड कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप जब भी कोई टॉपिक के बारे में बता रहे हैं तो उसके बारे में कंप्लीट डिटेल बताइए। जो भी आपने मेंशन किया है, जो सेंटेंस मेंशन किया है वो कंप्लीट होना चाहिए, उसके बाद आप उसे डिस्क्राइब करेंगे। ओके, नेक्स्ट जो है वो कंप्लीटनेस। कंप्लीटनेस देख लेते हैं। कंप्लीटनेस मींस दैट अ पैराग्राफ इज वेल डेवलप्ड एंड एंड्स इन अ प्रॉपर मैनर। ठीक है, तो आपका जो एंडिंग होना चाहिए, कंप्लीटनेस मतलब यहाँ एंडिंग बताया जा रहा है, आपका जो एंडिंग होगा पैराग्राफ का वो बहुत ही अच्छा होना चाहिए। और एंडिंग सेंटेंस ऐसा लगना चाहिए कि हाँ आप पैराग्राफ खत्म कर रहे हैं, ऐसा ना लगना चाहिए कि इसके बाद भी कुछ बच गया था जो राइटर ने नहीं लिखा। ओके, अब टिप्स की तरफ चलते हैं। टिप्स में आप देख पा रहे हैं, फर्स्ट पॉइंट देखते हैं। स्टार्ट राइटिंग अ पैराग्राफ विथ टॉपिक सेंटेंस दैट स्टेट्स द मेन आइडिया, कैचेस द रीडर्स इंटरेस्ट एंड सेट्स अ टोन फॉर द रेस्ट ऑफ द पैराग्राफ। तो स्टार्टिंग जब आपका सेंटेंस होगा वो मेन आइडिया को बताना चाहिए और इतना अट्रैक्टिव होना चाहिए कि रीडर का जो इंटरेस्ट है वो तुरंत पैराग्राफ में चला जाए। आपका फर्स्ट सेंटेंस जो है वो अट्रैक्टिव होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप ऐसा लिखे हैं रीडर जो है वो पहले ही उब जाए कि हाँ ये जो है इसका सेंटेंस जो है वो इतना अट्रैक्टिव नहीं लग रहा है, पैराग्राफ इसका क्या अच्छा होगा। तो ऐसा नहीं आना चाहिए रीडर के मन में। आपका जो फर्स्ट बिगिनिंग सेंटेंस है वो बहुत अट्रैक्टिव होना चाहिए। ओके, सेकेंड पॉइंट देखो। डेवलप द पैराग्राफ यूजिंग सेंसरी डिटेल्स, फैक्ट्स, स्टैटिस्टिक्स, इंसिडेंट्स और एकेंडोट्स। तो ये बताया जा रहा है कि आप जब पैराग्राफ लिखेंगे तो उसमें ये नहीं कि आप सिर्फ फ्रेजेस यूज कर रहे हैं, आप डिटेल्स उसमें ला सकते हैं। कुछ फैक्ट्स जो आपके पैराग्राफ को जो कंक्लूड करेंगे, जो ज्वाइन करेंगे, वो भी आप लिख सकते हैं वहां पे। कुछ स्टैटिस्टिक्स वहां पे लिख सकते हैं, माने मेजरमेंट्स जो होता है वो लिख सकते हैं। कुछ इंसिडेंट्स हो सकता है, जो ओरिजिनल इंसिडेंट, रियल इंसिडेंट्स जो है वो आप ऐड कर सकते हैं पैराग्राफ्स में। ओके, थर्ड पॉइंट देखते हैं। ऑर्गेनाइज द इंफॉर्मेशन इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, स्पेशियल ऑर्डर, ऑर्डर ऑफ इंपॉर्टेंस, ऑर्डर ऑफ फेमिलियरिटी और बाय कंपैरिजन एंड कंट्रास्ट। तो ये बताया जा रहा है कि इंफॉर्मेशन जो आप दे रहे हैं वो एक अच्छे ऑर्डर में होना चाहिए। ऑर्डर इन द सेंस की ऑर्डर ऑफ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मतलब होता है 1 by 1। आप कोई इंफॉर्मेशन दे रहे हैं
तो 1 by 1 उसे दीजिए। ऐसा नहीं कि आप फर्स्ट का इंफॉर्मेशन सेकंड में भी ऐड कर रहे हैं, मतलब उसमें एक मिक्सिंग नहीं होना चाहिए। 1 by 1 जो है आपके इंफॉर्मेशन होने चाहिए उसमें। स्पेशियल ऑर्डर जनरली मतलब आप हर एक पॉइंट के ऊपर थोड़ा सा स्पेस दीजिए। स्पेस मतलब उसको थोड़ा सा डिस्क्राइब करिए, हल्का सा ही डिस्क्राइब करिए, लेकिन उसे हल्का सा डिस्क्राइब करिए ताकि रीडर का जो है मन उसमें लगा रहे। ओके, और उसके बाद ऑर्डर ऑफ इंपॉर्टेंस मतलब कौन सा इंपॉर्टेंट है उसके अनुसार आप उसे सेट कर सकते हैं। ओके, उसके बाद देखिए फोर्थ पॉइंट, यूज सिंपल लैंग्वेज एंड इजीली अंडरस्टूड वर्ड्स। लेटर राइटिंग में भी मैंने बताया था कि आप सिंपल लैंग्वेज जितना यूज करेंगे उतना अच्छा होगा, क्योंकि जनरली क्या होता है अगर आप हार्ड वर्ड्स यूज करते हैं तो हो सकता है रीडर के दिमाग में वो वर्ड ना आए और वो सेंटेंस में भी फिट ना बैठे। तो सिंपल वर्ड्स यूज करना ये एक अच्छा लक्षण होता है जो लेटर राइटिंग और पैराग्राफ राइटिंग, और आप जहां भी कुछ भी लिखना चाह रहे हैं तो वहां पे आप सिंपल लैंग्वेज ही यूज करें, सिंपल वर्ड्स ही यूज करें। फिफ्थ पॉइंट देखिए, डोंट यूज कम्प्लेक्स वर्ड्स एंड फ्रेजेस दैट आर डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। तो कम्प्लेक्स वर्ड्स नहीं यूज करने हैं, डिफिकल्ट वर्ड्स नहीं यूज करने हैं। ओके, डेवलप द आइडियाज कोहेरेंटली। आप आइडियाज जो है वो एक लॉजिकल वे में, कोहेरेंट मतलब लॉजिकली होता है, तो आप एक लॉजिकल वे में उसे एक्सप्लेन करिए ताकि रीडर को अच्छे से समझ में आ जाए। तो अब एग्जाम्पल्स की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पे एक बुक है मेरे पास, इसमें सीन आफ्टर अर्थक्वेक का एक पैराग्राफ लिखा हुआ है, छोटा सा ही है, बहुत इजी इसमें वर्ड्स यूज हुए हैं, तो इसी को देख लेते हैं एक बार। फ्यू मंथ्स बिफोर वी फेस्ड अर्थक्वेक इन आवर सिटी। तो आप देख रहे हैं स्टार्टिंग जो लाइन है वो कितना अट्रैक्टिव लग रहा है कि मतलब अर्थक्वेक जो है हम लोग ने कुछ दिन पहले ही महसूस किया था, कुछ महीने पहले ही उसे एक्सपीरियंस किया था। अब उसके बारे में जो अब रीडर जो है वो इंटरेस्ट ले लेगा इसमें, अब इसको पढ़ेगा। सडनली देयर वाज सम वाइब्रेशंस एंड अ हमिंग साउंड, इट लास्टेड फॉर फ्यू सेकेंड्स ओनली बट हैड अ पावरफुल इफेक्ट ऑफ शेकिंग ऑलमोस्ट एवरीथिंग। तो जनरली जो अर्थक्वेक जब होता है तो ये सारा कुछ एक्सपीरियंस है। तो आपके फर्स्ट जो 3 to 4 लाइन्स है उसी में आप देख रहे हैं कि कितना ज्यादा ये जो राइटर है वो कितना ज्यादा रीडर के ऊपर इंपैक्ट डाल रहा है अपने टॉपिक को लेके। ओके, इट वॉज एन अर्थक्वेक बिकॉज ऑफ द वाइब्रेशन टेलीविजन क्रॉकरी एंड सेवरल अदर थिंग्स हैड फॉलन एंड ब्रोकन। ओके, तो ये सारा कुछ देखो कितना इजी लैंग्वेज में लिखा हुआ है। ऐसे ही पैराग्राफ लिखते हैं। द फैंस वर मूविंग टू एंड फ्रो, there were few cracks on the walls of our building too. Outside the house it was a complete scene of panic. ओके, तो पैनिक मतलब जो हड़बड़ाहट की सीन होती है, मतलब सब लोग भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, ये सब कुछ जो होता है तो सिंपल वर्ड से यूज करना है और सिंपली 1 by 1 उसे डिस्क्राइब करते जा रहा है। अब देखो पहले घर में बताया गया कि कैसा माहौल था, अब देखो बाहर बताया जा रहा है कि सारे लोग जो हैं वो पैनिक है। ऑल द पीपल हैड कम आउट इमीडिएटली, मेनी बिल्डिंग्स हैड कोलैप्स्ड एंड पीपल वर बरीड अलाइव अंडर देम। ओके, तो देख रहे हो 1 by 1 जो है लॉजिकल वे में इसका एक्सप्लेनेशन स्टार्ट हुआ है। ओके, large buildings had turned only into big heaps of sand and cement. The work of taking people out had already started. People were taken out, some dead, some alive, but with lot of injuries. ठीक है, तो देख रहे हो 1 by 1 कैसे पॉइंट टू पॉइंट एक्सप्लेनेशन हो रही है कि पहले घर के अंदर क्या क्या हुआ, फिर बाहर निकले तो क्या पता चला, बिल्डिंग्स गिर गई हैं, उनमें से जो रेस्क्यू टीम है वो लोगों को निकाल रही है, उसमें कुछ इंजर्ड हैं, कुछ डेड हैं, कुछ अलाइव हैं, ये सारा कुछ ऐसे 1 by 1 करके एक्सप्लेन करना होता है। Ambulances were seen everywhere. They were taken to the hospital immediately. The earthquake had affected almost everything. Most of the people had lost their homes. Temporary shelters, home were made at grounds and school buildings. People were just looking around for their families and friends. Several camps were organized which were providing food, shelter and medical help to the victim of the earthquake. The whole city was at unrest. Government had supported these camps. They were also keeping a record of people who were alive and were trying to relocate them. The schools, colleges and offices were closed. It was a disheartening experience. ओके, तो ये था एंडिंग। देखो कितना एक सिस्टमैटिक ऑर्डर में एक पैराग्राफ लिखा जाता है। तो ठीक उसी तरह हम लोग बिगिनिंग पहले करेंगे, फिर उसके बारे में हल्का सा डिटेल देंगे, 1 by 1 करके इंफॉर्मेशन देंगे। ओके, और लास्ट में एंडिंग करते करते हम लोग को खत्म करना होता है, कंक्लूजन की तरफ बढ़ते बढ़ते पैराग्राफ को खत्म करना होता है। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं यहाँ पे। तो ये जो नेक्स्ट पैराग्राफ है इसका टॉपिक आप देख पा रहे हो, देयर इज नो आई इन टीम वर्क। मतलब टीम वर्क में आई मतलब आप अकेले कभी भी नहीं लड़ाई कर सकते टीम वर्क में। तो देखो कैसे स्टार्ट हो रहा है। टीम वर्क इज एन इंपॉर्टेंट बजवर्ड इन स्कूल्स, यूनिवर्सिटी एंड एट ऑफिसेस टुडे। वी आर स्लोली मूविंग अवे फ्रॉम इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स टू टीम बेस्ड प्रोडक्ट्स इन एन अटेम्प्ट
टू बूस्ट ग्रोथ एंड इनोवेशन। तो देख रहे हो फर्स्ट जो 2 लाइंस हैं उसी में अट्रैक्ट कर रहा है रीडर को कि टीम वर्क जो है वो हर जगह सुनने को मिलता है, स्कूल्स में, यूनिवर्सिटीज में, ऑफिस में, ओके, हर जगह सुनने को मिलता है। और अब मोस्टली हर इंस्टीट्यूशन में क्या हो रहा है कि टीम वर्क को ही लोग प्रिफर कर रहे हैं। इंडिविजुअल बेस्ड जो काम है वो अब धीरे धीरे खत्म हो रहा है और टीम वर्क के ऊपर काम हो रही है, मतलब टीम के साथ कोई एक प्रोजेक्ट कंप्लीट किया जाता है। एन इंडिविजुअल हैज his set of strengths and weakness, but when a group of individuals comes together they are able to eliminate their weakness and enhance their strengths. This is the power of teamwork. Okay, तो यही बताया जा रहा है कि इंडिविजुअल जब एक काम करता है तो उसके अंदर जो स्ट्रेंथ्स है वो उसे अच्छे से यूज कर रहा है और वीकनेस भी उसके कुछ हैं जो एक टीम में नहीं होंगी। टीम अगर एक रहेगा तो एक ना एक जो है आपका हेल्प करते रहेगा। आपका अगर वीक पॉइंट है तो टीम का कोई एक मेंबर आपको समझा देगा वो वीक पॉइंट और आप उसे ओवरकम कर सकते हो। दिस इज द पावर ऑफ टीम वर्क। बाय कंबाइनिंग द स्ट्रेंथ्स ऑफ टीम मेंबर्स न्यू हाइट्स ऑफ सक्सेस कैन बी रीच्ड। ठीक है, तो टीम मेंबर्स के सारे स्ट्रेंथ्स को, सारे एबिलिटीज को अगर हम लोग कंबाइन कर दें, ज्वाइन कर दें, तो हम लोग एक अच्छे सक्सेस को गेन कर सकते हैं। When people work together, they don't think about their individual gains. They think about the welfare of the group. ठीक है, तो जब टीम में कोई काम करता है तो वो अपने अकेले के फायदे के बारे में नहीं सोचता, वो पूरे ग्रुप के बारे में अच्छा सोचता है। टीम वर्क इज अ फ्यूजन ऑफ 3 एलिमेंट्स, कोलैबोरेशन, कॉम्प्रोमाइज एंड कोऑपरेशन। तो ये थोड़े से हार्ड वर्ड्स हैं यहाँ पे, लेकिन ये अच्छे से डिफाइन कर सकते हैं। कोलैबोरेशन मतलब ग्रुप के साथ काम करना, कॉम्प्रोमाइज मतलब अगर आप टीम में हैं तो आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। जैसे आपकी टीम जो है वो अगर 5 घंटे के लिए काम कर रही है और आपके पास सिर्फ 4 घंटे ही हैं तो आप वहां पर भी 5 घंटे करेंगे, क्योंकि सारे लोग जो हैं वो 5 घंटे के लिए रेडी हैं, तो थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज भी करना पड़ेगा। और कोऑपरेशन मतलब होता है, आप हो सकता है पर्सनल लाइफ में आप उसके साथ अच्छे रिलेशन में नहीं हैं, झगड़ा होता होगा, लेकिन जब आप टीम में आ जाते हैं तो उसके साथ कोऑपरेट करना पड़ेगा क्योंकि टीम की बेनिफिट चाहिए होगी। ओके, तो ये सारा कुछ यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है इसमें। नेक्स्ट देखते हैं, व्हेन अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स वर्क टुगेदर देयर इज अ बाउंड टू बी अ फ्रिक्शन बिकॉज ऑफ differing viewpoints. However, people come to compromise to prevent the downfall of a group. In team-based sports such as football, hockey and cricket, we witness team members leaving their differences behind and working towards a common goal to defeat the opponents. तो गेम का भी यहाँ पे हल्का सा दे दिया है स्पोर्ट्स का कि फुटबॉल या हॉकी या क्रिकेट में जब हम लोग देखते हैं तो आपस की जो लड़ाई है, आपस में जो मतभेद हैं, उन्हें छोड़कर बस एक ही पॉइंट रहता है उन लोग के दिमाग में कि ओपोनेंट को डिफीट करना है। इट इज ट्रू दैट यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। सो इट इज ओनली व्हेन इंडिविजुअल्स लीव देयर डिफरेंसेस बिहाइंड एंड वर्क टुवर्ड्स अ कॉमन गोल कैन दे अचीव सक्सेस। तो यही है कि यूनाइटेड विथ स्टैंड मतलब अगर हम लोग यूनाइट हैं तो हम लोग खड़े उतरेंगे, ओके, हम लोग सक्सेस गेन कर लेंगे, और अगर हम लोग डिवाइड हो जा रहे हैं तो हम लोग गिर जाएंगे, टूट जाएंगे। ओके, तो यही जो है वो मेन टीम वर्क का जो स्लोगन कह सकते हो या मोटिवेशनल वर्ड कह सकते हो। ओके, इन अ वॉर वी नोटिस द सेम फेनोमेनन, सोल्जर्स डू नॉट थिंक ऑफ देयर ग्लोरी एंड फेम एंड फाइटिंग फॉर देयर कंट्री। तो वॉर जब होती है 2 कंट्रीज के बीच में या ग्रुप ऑफ कंट्रीज के बीच में, तो जो सोल्जर्स हैं, सैनिक जो हैं, वो कभी भी अपने ग्लोरी के ऊपर मतलब मेरा क्या होगा, मैं जब जीत जाऊंगा तो मेरी वाहवाही होगी, ऐसा कुछ भी नहीं सोचते हैं। उनके दिमाग में बस एक ही रहता है कि हमारे सामने जो है वो हम लोग का दुश्मन है, ओपोनेंट है, उन्हें बस हराना है। ओके, तो यही होता है एक टीम वर्क। दे पुट द नेशन बिफोर सेल्फ। इन हिस्ट्री बुक्स एंड रियलिटी वी हैव ऑलवेज सीन विक्ट्री ऑफ टीम्स एंड डाउनफॉल ऑफ इंडिविजुअल्स। दिस इज द ब्यूटी ऑफ टीम वर्क। तो हिस्ट्री का भी यहाँ पे हल्का सा दे दिया गया है एग्जाम्पल कि हिस्ट्री में भी हम लोगों ने देखा है कि जो भी टीम्स में काम किए हैं, जो भी राजा महाराजा या जो भी डायनेस्टीज जो हैं वो टीम में जब काम किए हैं तो उन्हें सक्सेस मिला है, और अगर कोई इंडिविजुअल है तो वो हार गया है। तो यही होता है ब्यूटी ऑफ टीम वर्क कि आप एक साथ अपने ग्रुप में रहेंगे, एक अपना गैंग बनाएंगे जो आपको मोटिवेशन करेगा, आपको हिम्मत देगा। ओके, तो इसी के साथ ये जो वीडियो है वो कंप्लीट हो रहा है। तो ये था पैटर्न ऑफ पैराग्राफ राइटिंग। ये सारे क्लासेस के लिए अप्लाई होता है। सीबीएसई में पैराग्राफ राइटिंग जनरली 4 to 6 मार्क्स के लगभग आता है, तो ये राइटिंग सेक्शन में ही आएगा, तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा। ओके, और डाउट्स होंगे तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू एवरीवन, जय हिंद।